छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हमने आपको अव्ययी भाव समास के बारे में बताया था कि अव्ययी भाव समास का सूत्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, अव्ययी भाव समास का मतलब क्या है और उसके कुछ उदाहरण बताए थे और साथ में ये भी बताया था कि अव्ययी भाव समास का प्रयोग कितने अर्थों में किया जाता है। ठीक, और उसी पाठ्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अव्ययी भाव समास के कुछ अपवादों के विषय में बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में अपवाद भी पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि सामान्य नियम तो सबको पता होता है, वो ये देखना चाहता है कि जो इसके अपवाद हैं वो कितने लोगों को पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ अव्ययी भाव समास के अपवाद के विषय में बताएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम आपको उनके नाम बता देंगे, कौन कौन से उदाहरण हैं वो हम आपको सिर्फ बता देंगे। ठीक, और उसके बाद हम तत्पुरुष समास शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, अव्ययी भाव समास के कुछ अपवाद हैं। ठीक है, जैसे पंचगंगम। ठीक, यहां देख लीजिए, ठीक, क्या लिखा है? पंचगंगम। ठीक है, अब आपको देखने से ये आपको क्या लग रहा होगा कि ये पूर्व पद इसमें संख्यावाची है, ये द्विगु समास होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। याद रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है। ठीक, पंचगंगम में कौन सा समास है, तो जिसको अपवाद नहीं पता है वो लोग उसको द्विगु समास पे टिक कर दे। अब द्विगु समास जरूर देगा, याद रखिएगा, अगर ये समास पूछेगा तो इसके ऑप्शन में द्विगु समास भी अवश्य देगा। क्यों? क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। ठीक ना, और हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सूत्र में इन्होंने प्रायण पद इसीलिए लगा दिया था कि जरूरी नहीं कि अव्ययी भाव समास की जो जो विशेषताएं हमने आपको बताई थी वो हर जगह लागू हो। इसमें देखिए विशेषता लागू नहीं हो रही है। ठीक है, नहीं लागू। हमने इसे बताया था कि इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, उपसर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण। ठीक, क्यों है ऐसा ये भी आपको बता दें कि एक सूत्र है नदीभिश्च। क्या सूत्र है? नदीभिश्च। हम सूत्र भी लिख देते हैं। नदीभिश्च। ठीक, तो नदीभिश्च सूत्र क्या कहता है कि यदि संख्यात्मक पदों का, ठीक, नदी वाचक शब्दों के साथ समास होगा तो वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ठीक है, क्या कहता है फिर से बता दें कि यदि संख्यात्मक पदों का, इसमें पूर्व पद संख्यात्मक है, पंच संख्या का बोध करा रहा है। कितनी संख्या का बोध करा रहा है? 5। तो पूर्व पद इसमें संख्यात्मक है, तो नदीभिश्च सूत्र कह रहा है कि यदि पूर्व पद संख्यात्मक पदों का नदी पद के साथ समास होगा तो वो द्विगु नहीं बल्कि कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। सूत्र क्या है? नदीभिश्च। ठीक, तो अक्सर ये पूछ लेता है उदाहरण। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका उदाहरण क्या है? पंचगंगम। ठीक, और पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। कभी कभी आपको जड़ को मजबूत करने के लिए कि उनकी बच्चे की जड़ कितनी मजबूत है, कितनी गहराई तक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, कभी कभी पंचगवम दे देते हैं। एक बार 16-17 के उदाहरण में एग्जाम में, ठीक है, ईयर याद नहीं आ रहा, 16, 17, 18 जब भी रहा हो, तो उसने क्या किया? पंचगवम दे दिया। ठीक है, पंचगवम दे दिया। अच्छा, आप बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, पंचगवम को पंचगंगम समझकर अव्ययी भाव पे टिक कर दिया। तो वो पंचगवम वो द्विगु ही था, क्योंकि वहां नदी नहीं था, गंगम नहीं था, गवम। पंचा नाम गवा नाम समाहार, पंचगवम वो द्विगु समास का उदाहरण था।
लेकिन लोगों के ध्यान न दे, जल्दबाजी के चक्कर में या एग्जामिनेशन प्रेशर के चक्कर में उन्होंने पंचगव्यम को ध्यान नहीं दिया, पंचगंगम समझ के अव्ययी भाव पे टिक कर दिया। ठीक है, तो इससे 1 नंबर उनका चला गया। तो याद रखिएगा, पेपर को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ा करिए। ठीक, तो क्या कह रहा है ये? पंचगंगम कह रहा है। याद रखिएगा, पूर्व पद संख्यावाची हो और यदि द्वितीय पद नदी का वाचक हो, ठीक, तो वो अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब इसका विग्रह क्या है? पंचानाम गंगा नाम समाहार, पंचगंगम। और जैसे द्वियमुनम, वो भी इसी का उदाहरण है, द्वियमुनम। और तीसरा है सप्त सैंधवः। ठीक, ये तीनों इसी के उदाहरण है। ठीक है, याद रखिए। तो अब अपवाद पर हमने चर्चा कर दी। अब हम इसके ठीक बाद का जो समास है, कौन सा समास? कल हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कौन सा? तत्पुरुष। तो अब हम तत्पुरुष समास पे चर्चा करने जा रहे हैं। तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है प्रायेण उत्तर पद प्रधान। ठीक, क्या कह रहे हैं? देखिए, सूत्र क्या है? प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान। ठीक, अब सूत्र में भी देखिए, इसमें भी प्रायण पद जोड़ दिया। ठीक, हर सूत्र में इन्होंने प्रायण पद जोड़ दिया है। क्यों जोड़ दिया? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रायः माने 95%, 98%, नॉट 100%। तो इसलिए इसके कहीं अपवाद भी इसमें ना मिल जाए, इसलिए इन्होंने प्रायण पद की, प्रायः ऐसा ऐसा होता है, जनरली ऐसा ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे अपवाद हैं जहां पर ये सब होने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता। ठीक, तो इन्होंने कह दिया प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। ठीक, तत्पुरुषः। ठीक है, अच्छा, प्रायण उत्तर संधि देख लीजिए, कौन सी? प्रायण धन उत्तर बराबर प्रायण उत्तर, कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो कह रहे हैं कि प्रायः जिस समास में उत्तर पदार्थ प्रधान, उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। प्रायः जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, वो कौन सा समास है? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। ठीक, अब देखिए, अव्ययी भाव का जस्ट अपोजिट है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता थी और तत्पुरुष में किसकी प्रधानता है? उत्तर पद की। उत्तर माने बाद वाला, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, बाद वाला। तो अब देखिए, अब तत्पुरुष, अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और अचानक मेरे माइंड में आ गई है। याद रखिएगा कि हर समास में वही समास छिपा हुआ है। जैसे मान लीजिए पूछ ले कि अव्ययी भाव समास में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इसीलिए उसका नामकरण ही वैसे रख दिया। तो इसी प्रकार से तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, यदि कभी पूछा जाए आपसे, तो आप कह दीजिए कि तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास में द्वंद्व समास है, द्विगु समास में द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास में बहुब्रीहि समास है। ठीक, याद रखिएगा। तो तत्पुरुष समास में भी तत्पुरुष समास ही है। ठीक, तो अब देखिए, तत्पुरुष समास का विग्रह 2 प्रकार से किया जाता है। जो तत्पुरुष समास है उसका विग्रह 2 प्रकार से करते हैं। पहला क्या है?
सह पुरुषः। तत्पुरुष समास का विग्रह दो प्रकार से किया जाता है। पहला विग्रह क्या है? तत्पुरुष, वह पुरुष है जो। तत्पुरुष माने वह पुरुष, इसी का विग्रह कर दिया सह पुरुषः इति तत्पुरुषः। और दूसरा विग्रह क्या है? तस्य पुरुषः इति तत्पुरुषः। ठीक है, तत्पुरुष समास का विग्रह दो प्रकार से किया जाता है। पहला विग्रह क्या है? सह पुरुषः इति तत्पुरुषः। और दूसरा विग्रह क्या है? तस्य पुरुषः इति तत्पुरुषः। ठीक है, तो इसी विग्रह के आधार पर तत्पुरुष समास का दो भेद किया जाता है। क्या, कौन कौन सा? तो ये जो पहला विग्रह है क्या? सपुरुषः, ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और ये जो तस्य पुरुष है, जो दूसरा विग्रह है, वो कौन सा कहलाता है? व्याधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो जो सपुरुष हमने पहला विग्रह किया था, उसके आधार पर तत्पुरुष समास का विग्रह क्या है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का विग्रह क्या है? सपुरुष के आधार पर समानाधिकरण तत्पुरुष समास और तस्य पुरुष के आधार पर व्याधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक, अब समानाधिकरण का मतलब देखिए। समानाधिकरण का मतलब क्या है? समानाधिकरण, समान धन अधिकरण बराबर समानाधिकरण। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ठीक, अब समानाधिकरण का मतलब क्या है? समान माने समान, एक जैसी। अधिकरण माने होता है विभक्ति। तो जब समास में दोनों पदों की विभक्तियां समान हो, अर्थात पूर्व पद प्रथमा में है तो उत्तर पद भी प्रथमा में होगा, तो हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक, समानाधिकरण मतलब कि जब दोनों पदों की विभक्तियां समान हो तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और व्याधिकरण, विधन अधिकरण बराबर व्याधिकरण। ठीक, इसमें यड़ संधि है, ई का या हो गया है, तो वे अधिकरण, वे माने विशिष्ट, कुछ खास, और अधिकरण में विभक्ति। तो इसमें जब दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग हैं, ठीक है, तो वो व्याधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, अभी इसको मोटी सी बात बता, अभी इसके बारे में और हमें बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तो अब अभी पहले आप समानाधिकरण तत्पुरुष समास देख लीजिए। समानाधिकरण, ठीक, तो हमने बताया कि जब दोनों पदों की विभक्तियां समान हो तो समानाधिकरण। और संस्कृत का यही समानाधिकरण तत्पुरुष समास ही हिंदी का कर्मधारय समास कहलाता है। जिसको आप अलग अलग नाम देते हो, कर्मधारय है, द्विगु है, उसी को संस्कृत में तत्पुरुष का भेद मान लिया गया है। उसको अलग से कैटेगरी नहीं प्रदान की गई, उसको जो है इसका तत्पुरुष समास का भेद मान लिया गया। ठीक है, तो आप देखिए समानाधिकरण में जैसे कि कृष्ण सर्प, कृष्ण, तो क्या? कृष्ण सर्प, दोनों पदों की विभक्तियां समान है। कृष्ण ये भी प्रथमा एकवचन और सर्प ये भी प्रथमा एकवचन। ठीक है, तो क्या है? कृष्ण सर्प, अर्थात कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प ये विग्रह हो गया, किसका विग्रह हुआ? कृष्ण सर्प। तो कृष्ण सर्प ये समस्त पद या समासिक पद हो गया, और कृष्ण सर्प ये उसका विग्रह। दोनों पदों की विभक्तियां समान है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज, ये जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है या जो कर्मधारय समास होता है, वो ज्यादातर विशेषण या विशेष पदों का समास होता है।
इसी इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे देख लीजिए, कृष्णा विशेषता है, कृष्णा माने काला, सर्पा माने सांप। तो इसमें काला क्या है, विशेषता बता रहा है, तो कृष्णा विशेषण है। और किसका विशेषण है, सर्पा, सांप का विशेषण। तो कृष्णा ये क्या हो गया, विशेषण, और सर्पा हो गया विशेष माने सांप। सांप की विशेषता देख, सांप तो बहुत अनेक प्रकार के होते हैं, तो सांपों में भी कौन सा सांप, काला सांप। ठीक है, तो ये विशेषता बता रही है कि सांप तो अनेक प्रकार के होते हैं, कि सांप में भी कौन सा सांप, काला सांप। तो कृष्णा ये विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, सर्प की। तो इसलिए कृष्णा विशेषण हो गया और सर्पा विशेष्य हो गया। विशेषण विशेष सबको पता है, विशेषण मानी क्वालिटी, खासियत, और तो जो विशेषण जो विशेषता होती है वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता होती है वो विशेष्य कहलाता है। ये बात सबको पता होगी। ठीक है, अच्छा, और इसी समास में ही कभी कभी दोनों पद विशेषण हो जाते हैं। ठीक है, कभी दोनों पद विशेषण हो जाते हैं, जैसे रक्त पीता, रक्त पीता दोनों पद विशेषण है, लाल भी विशेषण है, पीला भी विशेषण है, तो और इसका समस्त पद बनेगा रक्त पीता। ठीक है, तो कभी कभी दोनों पद विशेषण हो जाते हैं, कभी दोनों पद विशेष्य हो जाते हैं, या कभी पूर्व पद विशेषण तो उत्तर पद विशेष, कभी पूर्व पद विशेष तो उत्तर पद विशेषण, कभी दोनों पद विशेषण, कभी दोनों पद विशेष्य हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गए समानाधिकरण तत्पुरुष की बात। ठीक है, अब जैसे घनश्याम देख लीजिए, घनश्याम, ठीक, घनश्याम, इसका विग्रह क्या होगा, घन इव श्याम। ठीक है, घनश्याम। अच्छा, मोटी बात समझने के लिए कि हिंदी का जो उपमा और रूपक अलंकार है वो भी इसी में आ जाता है। हिंदी का जो रूपक अलंकार है या उपमा अलंकार है वो भी इसी समानाधिकरण तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत, ये उसी का प्रभेद है। ठीक है, तत्पुरुष का भेद समानाधिकरण, व्याधिकरण, और इसका भी जो भेद है वो प्रभेद कहलाता है। ये सब उसी के भेद मान लेते। ठीक है, जैसे घन इव श्याम, घन माने क्या, बादल, ठीक, घन इव श्याम, तो बादल काला कितना, घन, ठीक है, इव श्याम, मेघ की भांति काला, अर्थात काला भी कितना, जैसे काला मेघ होता है तो काला भी कैसा, कितना, मेघ की भांति काला। ठीक ना, और जैसे कभी कभी मुख कमलम, ठीक, तो इव आप जानते हैं कि संस्कृत में उपमा अलंकार की पहचान होती है। ठीक, और एव रूपक की, तो जहां पर इव से विग्रह करे तो समझ जाइए कि उपमा की बात हो रही है। ठीक, और जहां पर एव लगा दे, मुख एव कमलम, मुख कमलम, मुख मानो मुख नहीं, क्या, कमल ही है साक्षात। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसी के विशेषण है। ठीक है, अक्सर घनश्यामा भी पूछ लेता है, तो घनश्यामा में कौन सा समास है, तो आप क्या कहेंगे, समानाधिकरण तत्पुरुष समास देता है तो ठीक है, और तत्पुरुष देता है तो तत्पुरुष पर टिक करिए। ठीक, और तत्पुरुष मान लीजिए नहीं देता, इसके प्रभेद पे चले जाते, कर्मधारय दे देता है तो आप कर्मधारय पर टिक करिए, तत्पुरुष दे तो तत्पुरुष पर टिक करिए, कर्मधारय दे तो कर्मधारय, और इसी में नहीं, सब जहां भी आप देखिए विशेषण और विशेष, चाहे उभय पद विशेषण, उभय पद विशेष, ठीक, पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष, पूर्व पद विशेष, उत्तर पद, जहां भी आप विशेषण या विशेष देखिए तो आप तुरंत आंख बंद करके तत्पुरुष ऑप्शन दिया है तो तत्पुरुष पर टिक कर दीजिए, और यदि कर्मधारय दिया है तो कर्मधारय पर टिक कर दीजिए। ठीक, और समानाधिकरण दिया तो समानाधिकरण पर टिक कर, कोई इसमें आपको दिक्कत की बात नहीं। ठीक है।
तो ये तो आपका हो गया क्या, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसे आप हिंदी में कर्मधारय समास। तो इसमें हिंदी का रूपक अलंकार भी आ जाएगा, उपमा अलंकार भी आ जाएगा, ठीक है, वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और अगले वीडियो में हम जो इसका दूसरा भेद है, समान तत्पुरुष का जो दूसरा भेद है क्या, व्याधिकरण तत्व, इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद तत्पुरुष समास के अन्य भी कई भेद हैं, तो तत्पुरुष समास का व्याधिकरण तो बताएंगे ही, साथ साथ तत्पुरुष के जो अन्य भेद हैं, जो अन्य प्रभेद हैं, उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, इसको मिस मत करिएगा, इसको हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इससे पहले के वीडियोस आपको देखना तो प्लेलिस्ट पर जाइए, ठीक है, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जुड़े रहिए, और मेरे साथ साथ आप इसको समझते भी रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमारे वीडियो को बार बार देखते रहिए। कोई दिक्कत हो तो उस कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, ठीक है। तो आप उसको लाइक करते हैं या आप कमेंट देखते हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है, हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है कि बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और आप अपनी समस्या बताते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है। और उसके बाद हम जो है, जब ये समास मेरा खत्म हो जाएगा, तत्पुरुष के सारे भेद प्रभेद जब मैं पढ़ा दूंगी, तो तत्पुरुष समास पे ही कुछ क्वेश्चन आपको दूंगी, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। और उसके बाद ठीक, तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, घनश्याम, ठीक, अब इसका विग्रह क्या होगा, घन इव श्याम, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है, कि श्यामा माने क्या, काला, और काला भी कैसा, कितना काला, घन इव, घन माने होता है मेघ, तो काला तो है लेकिन कितना काला, तुलना कर रहे हैं, उसकी काले की तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, मेघ से कर रहे हैं, कि उत्काला जैसे कि मेघ, तो घन इव श्यामा माने मेघ की भांति काला, ठीक है। अच्छा, सबको संस्कृत में पता है कि इव जो पद होता है वो उपमा अलंकार का वाचक होता है, ठीक है, ज्यादातर। अच्छा, तो इव से आप समझ जाइए कि ये उपमा अलंकार है, तो इसी को संस्कृत में उपमान कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। जो उपमा अलंकार है हिंदी का, ऐसा कोई समास आ जाए तो उसको संस्कृत में उपमान कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वैसे एग्जाम में अगर देगा तो ये ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि इतने डीप में नहीं जाएगा आपसे, ठीक है, ये समास के प्रभेद में नहीं जाएगा, सिर्फ मोटा मोटा भेद पूछेगा आपसे। तो मान लीजिए इसे घनश्यामा देता है कि घनश्यामा पद में समास है, तो ये तत्पुरुष में ही देगा इसको, ठीक है, तत्पुरुष देगा, और बहुब्रीहि दे सकता है, अव्ययी भाव दे सकता है, ठीक है। तो आप उसको तत्पुरुष पर टिक करिएगा। ये तो हम आपको एक बता रहे हैं, क्योंकि हम आपको गहराई में हल्की सी ले जा रहे हैं आपको, इसलिए आपको बताना है कि इसी को संस्कृत में तत्पुरुष के भेद के अंदर जो भेद होता है, अर्थात प्रभेद में, इसको उपमान कर्मधारय समास कहा गया है, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है, मुख कमलम, ठीक, जैसे हिंदी का रूपक अलंकार होता ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक। तो ऐसे ही क्या है, मुख कमलम, तो मुख कमल, मुख नहीं, मानो मुख नहीं, कमल ही है, ठीक है, किसी का मुख इतना सुंदर है तो वो एक तो होता है कमल की भांति, तो ये तो हो गया उपमा अलंकार हिंदी का, और संस्कृत में उपमान कर्मधारय, और ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि मुख कमलम, मुख कमल है, ठीक है, तो अब इसका विग्रह करेंगे मुख एव कमलम,
मुख एव माने ही, तो जहां पर एव पद लग जाए वो रूपक अलंकार की पहचान होती है और उसी को संस्कृत में रूपक कर्मधारय कहा जाता है। ठीक है, इसी को संस्कृत में रूपक कर्मधारय कहा जाता है। तो मुख एव और इसका विग्रह जो होता है रूपक कर्मधारय समास का विग्रह पद हमेशा एव से किया जाता है। रूपक कर्मधारय समास का विग्रह सदैव एव पद के द्वारा किया जाता है और उपमान कर्मधारय समास का विग्रह सदैव इव पद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो घनश्यामा विग्रह पूछते हैं तो आप कह दीजिए घन इव श्यामा माने मेघ की भांति काला। ठीक, और इसी का सूत्र है उपमानानि सामान्य वचनैः। ये सूत्र है जिसको हमने यहाँ पे उपमान कर्मधारय लिखा है, इसकी पहचान है, मोटी सी बात विशेषता है कि उपमानानि सामान्य वचनैः। ठीक है, और ये क्या है मुख कमलम, ये रूपक कर्मधारय। ठीक है, तो कुल मिलाकर मोटी सी बात आप ये समझिए कि जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है वो क्या है, हिंदी का कर्मधारय समास या संस्कृत में जो कर्मधारय के नाम से उसका भेद दिया गया है तो वो क्या है, संस्कृत में क्या है, कौन सा समास है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास ही कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक, अच्छा, तो अब इस प्रकार से देखिए कि तत्पुरुष का भेद कर्मधारय। ठीक, यही आपको बता रहे ना कि तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान, फिर तत्पुरुष का भेद कर्मधारय। ठीक, और कर्मधारय क्या, पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष्य। तो इसी तत्पुरुष समास के अंदर जो कर्मधारय समास है उसमें यदि पूर्व पद विशेषण हो तो कर्मधारय हो जाता है, और उसी तत्पुरुष समास में ही यदि पूर्व पद संख्यावाची हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, कौन सा समास, द्विगु समास कहलाता है। याद रखिएगा, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु। ये अन्य समास की बात बता रहे हैं कि जिसको आप कर्मधारय द्विगु अलग अलग नामों से जानते हैं उसी को संस्कृत में तत्पुरुष का भेद माना है। तो तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु। कर्मधारय समास क्या है, पूर्व पद विशेषण हो तो कर्मधारय कहलाता है, और इसी कर्मधारय समास में ही यदि पूर्व पद संख्यावाची हो जाए तो द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद संज्ञा हो जाए, ठीक है, तो वो द्विगु समास कहलाता है। ठीक, अच्छा, अब देखिए जैसे क्या है कि पंचपात्रम, पंचपात्रम, ठीक है, तो द्विगु समास में याद रखिएगा द्विगु समास का विग्रह सदैव समाहार पद के द्वारा किया जाता है। द्विगु समास का विग्रह सदैव समाहार पद के द्वारा किया जाता है। जैसे पंचपात्रम है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची है, पंच है संख्यावाची है, तो द्विगु समास है। अब इसका विग्रह हम कैसे करेंगे, तो हम इसका विग्रह करेंगे पंचानाम पात्राणाम समाहार। ठीक है, पंचानाम पात्राणाम समाहार। ठीक, और इसका समस्त पद क्या बनेगा, पंच पात्रम। ठीक है, तो द्विगु समास में, ठीक है, जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, उत्तर पद संज्ञा होता है। ठीक है, और द्विगु समास का विग्रह सदैव समाहार पद के द्वारा किया जाता है। जैसे अष्टाध्यायी है, ठीक है ना, नवरात्रम है, चतुर्युगम है, ये सब क्या है, द्विगु समास के उदाहरण है। ठीक है, और याद रखिएगा जब, ठीक है, अभी तो द्वंद्व नहीं पढ़ा रहे हैं, द्वंद्व को आप इसमें ना समझ लें
कि मैम ने कहा था पूर्व पद संख्यावाची है, ठीक है, तो द्विगु समास तो होता ही है, लेकिन जहां दोनों पद संख्यावाची हो जाएंगे तो द्वंद्व में चले, जैसे द्वादश आदि है, तो इसको हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक। हम अभी सिर्फ आपको इसलिए बता दें कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि जहां मान लीजिए दोनों पद संख्यावाची हो जाए तो भी आप द्विग में कर दीजिए, नहीं, सिर्फ पूर्व पद संख्यावाची होगा और उत्तर पद संज्ञा होगा, तब तो आप द्विगु समास में जाएंगे, ठीक है। और उसका विग्रह करेंगे। जब द्विगु समास आपने देख लिया कि इसमें पूर्व पद संख्यावाची है तो द्विगु समास है, और आपने देखा कि यहाँ पर द्विगु समास है तो उसका विग्रह आप कैसे करेंगे, समाहार पद के द्वारा के। तो विग्रह करना है तो आप समाहार पद लगाए देंगे, ठीक है ना। और मान लीजिए ऑप्शन में दिया है कि समाहारा, ऑप्शन में दिया है, अब पूछ लिए कौन सा समास है, तो आप अगर द्विगु ऑप्शन है तो द्विग पर टिक करिएगा, द्विगु ऑप्शन नहीं दिया है, तत्पुरुष दिया है तो तत्पुरुष पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शन दिया है, ठीक है। कर्मधारय ऑप्शन देते हैं तो कर्मधारय का उदाहरण कर्मधारय में डालिए, द्विग का उदाहरण देते हैं द्विग का नाम देते हैं तो द्विग में डाल दीजिए, और नहीं देते हैं तत्पुरुष देते हैं, अलग से कर्मधारय नाम नहीं देते, द्विगु नाम नहीं देते, तो आप उसको तत्पुरुष पर। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि जनरली उनके भेद या प्रभेद पर नहीं जाएंगे, मोटा मोटा ही समास का जो मोटा भेद है वही ऑप्शन में वो देंगे, उसी पर आप टिक। और अगर उसका भेद देते हैं, अगर उसका प्रभेद देते हैं तो प्रभेद पर टिक करिए, ठीक। तो हम समझते हैं कि छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप ठीक है, तो पंचपात्र में एक छोटा सा उदाहरण, चतुर्युगम, चतुर्नाम युगानाम समाहार, चतुर्युगम, ठीक, अष्टाध्यायी, ठीक है, और नवरात्र, नवानाम रात्रिणाम समाहार, ठीक है। अब हम आपको अभी हमने आपको समानाधिकरण बताया, अच्छा उसका एक भेद हमने आपको व्याधिकरण बताया था, अब हम व्याधिकरण तत्पुरुष पर चर्चा करेंगे। अब देखिए व्याधिकरण तत्पुरुष समानाधिकरण के बारे में आपको बता चुके हैं। अब हम तत्पुरुष का जो दूसरा भेद है, क्या, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, उस पर चर्चा करेंगे। तो व्याधिकरण, ठीक, विधन अधिकरण बराबर व्याधिकरण, हमारा पद बनता है, इसमें संधि पूछी जाए कि व्याधिकरण में संधि है तो आप यह संधि पर टिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका विग्रह, संधि का विग्रह, विधन अधिकरण बराबर व्याधिकरण। अब इसका मतलब क्या है कि जब समास के दोनों पद अलग अलग विभक्ति में हो, ठीक है, तो व्याधिकरण तत्व, वि माने विशिष्ट, कुछ खास, अब खास का मतलब अलग अलग अलग, तो जब समास के दोनों पद की विभक्तियां अलग हो, ठीक है, तो व्याधिकरण। और दूसरी चीज होता क्या है इसमें, जो पूर्व पद है, ठीक, जो पूर्व पद है और जो उत्तर पद है, ठीक है, तो जो पूर्व पद होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास में, जो पूर्व पद होता है वो द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किसी भी विभक्ति में हो सकता है। याद रखिएगा, व्याधिकरण तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद है वो द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किसी भी विभक्ति में तोड़ा जा सकता है, किसी भी विभक्ति में हो सकता है, द्वितीय में भी हो सकता है, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, किसी भी, ठीक है। और दूसरी चीज, पूर्व पद जिस विभक्ति में टूटता है वो उसी विभक्ति का तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे मान लीजिए पूर्व पद हमारा तृतीय में टूटा, तृतीय विभक्ति में, तो तृतीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। चतुर्थी में टूटा तो चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी में टूटा तो पंचमी तत्पुरुष समास, ठीक। तो पूर्व पद तो द्वितीय से लेकर सप्तमी तक किसी भी विभक्ति में तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो उत्तर पद होगा वो हमेशा
प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही टूटेगा, याद रखिएगा इसको। ठीक, तो पूर्व पद तो द्वितीय से लेके सप्तमी विभक्ति तक किसी भी विभक्ति में टूट सकता है, लेकिन जो उत्तर पद होगा वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही टूटेगा। इसकी बाध्यता है, यहाँ इसकी बाउंडेशन है, लेकिन इसकी बाउंडेशन नहीं है। और पूर्व पद जिस विभक्ति में टूटता है वो उसी विभक्ति का तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कृष्णम आश्रिता, ठीक है, ये द्वितीय का उदाहरण है। ठीक है, कृष्णम आश्रिता, ये द्वितीय में टूटा। पूर्व पद हमारा किस विभक्ति में टूटा? द्वितीय विभक्ति में टूटा, ये द्वितीय तत्पुरुष कहलाएगा। ठीक है, और इसका समस्त पद क्या बनेगा? कृष्णाश्रिता। ठीक है, अब तृतीया का देख लीजिए उदाहरण। ठीक है, शंकुलया खंड। ठीक है, इसका समस्त पद बनेगा शंकुल खंड। ठीक है, शंकुल, ठीक है, शंकुलया खंड, सरौते द्वारा किया गया टुकड़ा। शंकुलिया माने होता है सर, शंकुल माने होता है सरौता। अब सरौते द्वारा, तो इसलिए शंकुल को तृतीय एक वचन में रखा। पद हमारा क्या होगा? शंकुलया खंड, माने सरौते द्वारा किया गया टुकड़ा। ये हो गया, द्वारा में टूटा, तृतीय में टूटा, तो ये तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, अब चतुर्थी का भी देखिए। ठीक, चतुर्थी में क्या है? यूपाय दारू। ठीक है, यूपाय दारू। ठीक है, यूप माने होता है यज्ञ, और यज्ञ के लिए जो लकड़ी, दारू माने होता है लकड़ी। ठीक है, हाँ, तो यज्ञ के लिए जो लकड़ी प्रयोग की जाती है उसको यूप दारू कहते हैं। ठीक, तो समस्त पद हमारा क्या बन जाएगा? यूप दारू। ठीक, यज्ञ के लिए प्रयोग की जाने वाली लकड़ी, तो यूप माने यज्ञ, और यज्ञ के लिए, तो के लिए में चतुर्थी है संप्रदान कारक, तो इसलिए संप्रदान कारक में चतुर्थी लगती है, इसलिए यूप में हमने चतुर्थी लगा दी। और विग्रह हो गया यूपाय दारू, और समस्त पद क्या बन गया? यूप दारू। ठीक, पंचमी का देख लीजिए। ठीक, पंचमी में देखिए, पंचमी में चौराद भीत, चौर भीत। ठीक, ठीक, चौराद भीत, चोरों से डरा हुआ कोई व्यक्ति है, वो चोरों से डरा हुआ है, तो चोरों से। ठीक, इसलिए हमने लगा दी पंचमी चौराद भीता, और समस्त पद क्या बन गया? चौर भीता। ठीक है, अब षष्ठी का भी देख लीजिए। षष्ठी में, ठीक, राज्ञ पुरुष बराबर राज पुरुष। ठीक, राज पुरुष माने राजा का पुरुष, तो राजा का। ठीक, तो ये शब्द क्या है? राजन शब्द है, नकारांत है।
ठीक है। तो राजन शब्द का षष्ठी एक वचन में राज्ञः रूप बनता है, याद रखिएगा। ज्यादातर लोग अस्य वाला ही नियम जानते हैं, रामस्य बालकस्य, ठीक है, गृहस्य, कुछ भी। तो इसलिए आपको बता रहे हैं बार बार कि जो राजन शब्द होता है उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन में राज्ञः रूप बनता है। तो राजा का पुरुष, इसलिए राजन शब्द को हमने षष्ठी एक वचन में तोड़ा तो रूप हमारा क्या बन गया, राज्ञः। और प्रथम पद सबको पता है, पहले भी बता चुके कि हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही टूटता है। तो देखिए ये एक वचन में टूटा, इसकी बाध्यता। और सारे पद, सिर्फ यही नहीं, इसमें सारे, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सब जो द्वितीय पद थे, उत्तर पद थे, सब देखिए प्रथमा एक वचन में ही टूटे हुए हैं, ठीक है। और ये सब जो पूर्व पद है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी में टूटे हैं। एक सप्तमी का भी आपको उदाहरण बता दें, इधर हम लिख देते हैं। सप्तमी तत्पुरुष, इसमें क्या है, अक्ष शौंडा, अक्षेषु शौंडा बराबर समस्त पद हमारा क्या बनेगा, अक्ष शौंडा, ठीक है। सप्तमी अक्ष होता है पासा, जो महाभारत में शकुनी खेलता था, तो वो जो पासा है उसी को संस्कृत में अक्ष बोलते हैं, ठीक। अब अक्ष शौंडा माने पासों में जो पासे फेंकने में जो निपुण है, चतुर है, उसको हम कहते हैं अक्ष शौंडा, ठीक है। तो पासों में, तो पासे में और पर में सप्तमी लगती है, सबको पता है। और पासों में पासा एक नहीं है, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे हैं, इसलिए अक्ष पद में सप्तमी बहुवचन लगा दी। तो क्या बन गया हमारा, अक्षेषु। अक्षेषु ये सप्तमी में टूटा, तो ये सप्तमी तत्पुरुष। और शौंड उत्तर पद है, ये प्रथमा एक वचन में ही टूटना है, इसकी बाध्यता है। तो अक्षेष शौंड, उसी को समस्त पद क्या बन गया हमारा, अक्ष शौंडा। पासे फेंकने में जो निपुण है वो अक्ष शौंडा, ठीक है। तो ये हो गया व्याधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक। समानाधिकरण तत्पुरुष समास हमने बता दिया, व्याधिकरण तत्पुरुष समास हमने बता दिया, ठीक। अब ठीक है, तो आज देखिए हमने आपको तत्पुरुष समास के दोनों भेद, समानाधिकरण तत्पुरुष, व्याधिकरण तत्पुरुष। और समानाधिकरण तत्पुरुष में भी हमने आपको क्या बताया, कर्मधारय समास भी बता दिया, उसी के अंतर्गत द्विगु समास भी बता दिया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद अगले वीडियो में तत्पुरुष के ही कुछ अन्य भेद हैं, छोटे छोटे, ठीक, ऐसे नए तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष आदि, ठीक है। तो उस पर भी हम हल्की सी चर्चा करेंगे, ठीक। और जुड़े रहिएगा। इस बार मैं सोच रही हूँ कि जो चीज़ मैंने पढ़ाई, जैसे जो समास मैंने पढ़ाया है, उस पर आधारित कुछ मैं प्रश्न आपको दे दूंगी या करवा दूंगी, सॉल्व भी करवा दूंगी, ठीक, या आपको दे दूंगी। आप उस प्रश्न को करें और उसका जो उत्तर है उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, ठीक है। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, ठीक है, मिस मत करिएगा मेरे वीडियो को। कल जो है अगले वीडियो में हम इसी पर फिर से चर्चा करेंगे, हल्की से तत्पुरुष समास के जो अन्य भेद हैं, प्रभेद हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और कुछ 2 4 6 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देंगे, ठीक, 2 4 6 क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। तो आप उसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है, या जो दिक्कत हो आप हमसे पूछिएगा, जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आएगा, और उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पिछले वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, ठीक। और जो बात मेरी अच्छी लगी हो उसको आप लाइक किया करिए, ठीक। और आपके जो दोस्त हैं, अन्य सहपाठी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमारा उत्साहवर्धन होता रहता है
और हमें भी मतलब कुछ और आगे जाने की, कुछ और नया, आपके लिए कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती, उत्साह मिलता रहता। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।